हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे केमिकल शिफ्ट को प्रभावित करने वाले कारक। उन कारकों में हमने नंबर 1 पढ़ा था इंडक्टिव इफेक्ट। नंबर 2 आज हम जो पढ़ेंगे वो कारण है वान डेर वाल्स डीशिल्डिंग। कि वान डेर वाल्स डीशिल्डिंग किस प्रकार से केमिकल शिफ्ट को प्रभावित करती है। ये जो वान डेर वाल्स डीशिल्डिंग है, ये ऐसे मॉलिक्यूल में पाई जाती है, ऐसे अणुओं में पाई जाती है जिनमें प्रतिस्थापी समूहों की संख्या अधिक होती है। कि ऐसे अणु जिनमें प्रतिस्थापी समूहों की संख्या अधिक होती है उनमें वान डेर वाल्स डीशिल्डिंग पाई जाती है। इन अणु में, ये जो अणु हैं, इन अणुओं में कुछ प्रोटॉन होते हैं, कुछ ऐसे प्रोटॉन होते हैं जो इन प्रतिस्थापी समूह, ये जो प्रतिस्थापी समूह हैं, इन प्रतिस्थापी समूहों के द्वारा त्रिविमीय बाधा में आ जाते हैं या त्रिविमीय बाधा की स्थिति में आ जाते हैं, जिसके कारण ये प्रतिस्थापी समूह इन प्रोटॉन के चारों ओर से, इन प्रोटॉन के चारों ओर से इलेक्ट्रॉन घनत्व के मान को कम कर देता है। और प्रोटॉन के चारों, इससे इलेक्ट्रॉन घनत्व के मान के कम होने के कारण ये जो प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन डीशिल्डेड हो जाते हैं। अर्थात इन प्रोटॉनों के जो सिग्नल हैं वो हमें डाउन फील्ड में प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार की जो प्रोटॉनों की डीशिल्डिंग है वो डीशिल्डिंग कहलाती है वान डेर वाल्स डीशिल्डिंग। जैसे हम एक अणु लें, ये कोई एक अणु, इसमें 2 प्रोटॉन और ये 2 कोई एल्किल समूह। ये जो एल्किल समूह हैं इनका साइज बड़ा है, आकार कैसा है इनका? बड़ा। आकार बड़ा होने के कारण ये ऐसे तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन घनत्व के मान को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। तो इन प्रोटॉनों की जो डीशिल्डिंग होगी वो डीशिल्डिंग क्या कहलाती है? वान डेर वाल्स डीशिल्डिंग। नंबर 3 जो केमिकल शिफ्ट को प्रभावित करता है वो है चुंबकीय विसंदैशिकता, मैग्नेटिक एनिसोट्रोपिक इफेक्ट। ये जो चुंबकीय विसंदैशिकता प्रभाव है, यह प्रभाव ऐसे मॉलिक्यूल में पाया जाता है जिनमें पाई इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो पाई इलेक्ट्रॉन युक्त जो अणु हैं उनमें चुंबकीय विसंदैशिकता प्रभाव पाया जाता है। इस पाई इलेक्ट्रॉन के चक्रण के कारण, कि पाई इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन होती है उस स्पिन से किसी भी मॉलिक्यूल में जो प्रोटॉन उपस्थित हैं, इन प्रोटॉनों की
सील्डिंग होती है या उन प्रोटॉनों की डीसील्डिंग होती है, यह डिपेंड करता है इस प्रोटॉन के द्वीप के विन्यास पर, कि इस प्रोटॉन का जो स्पेस में अरेंजमेंट है वो किस प्रकार का है। तो ये जो प्रभाव है, इस प्रकार के प्रभाव को कहते हैं हम चुंबकीय विसमदैशिकता प्रभाव। यदि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन के चक्रण से जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूज होता है, जिसे हम इंड्यूज मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, यदि यह इंड्यूज मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का रीइंफोर्स करता है, जो हम मैग्नेटिक फील्ड उस प्रोटॉन के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं उसी की दिशा में कार्य करता है, तो इस प्रकार का जो प्रभाव है वो कहलाता है पैरामैग्नेटिक एनांशियोट्रॉपिक इफेक्ट। ये क्या कहलाता है? पैरामैग्नेटिक एनांशियोट्रॉपिक इफेक्ट। लेकिन वो कब? जब इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को रीइंफोर्स करता है। लेकिन यदि इन पाई इलेक्ट्रॉन के चक्रण से जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है, ये इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड यदि अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के विपरीत दिशा में कार्य करता है, अर्थात उसका अपोज करता है, तो उस प्रकार का जो प्रभाव है वो कहलाता है डायामैग्नेटिक एनांशियोट्रॉपिक इफेक्ट। कहलाता है डायमैग्नेटिक एनांशियोट्रॉपिक इफेक्ट। जैसे हम उदाहरण लेते हैं एल्काइन का। एल्काइन में प्रत्येक कार्बन परमाणु sp संकृत होता है, और sp संकृत होने के कारण इसकी जो संरचना है वो कैसी होती है? रेखीय। और इसका जो ट्रिपल बॉन्ड है ये कैसा होता है? सममित होता है। अब ये जो ट्रिपल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन ये चक्रण करते हैं, ये क्या करते हैं? चक्रण। तो इनके चक्रण के कारण जो उत्पन्न इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्या है? इनके द्वारा उत्पन्न इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। और यहाँ से हम एक मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं जिसे कह रहे हैं हम अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ इस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड और ये इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों की अक्ष एक ही है। एक्सिस एक समान होने के कारण ये इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करता है। इसका क्या करता है? ये अपोज करता है। और अपोज करने के कारण ये प्रोटॉन सील्डेड हो जाते हैं। प्रोटॉन कैसे हो जाते हैं? सील्डेड। अर्थात यह डायमैग्नेटिक एनांशियोट्रॉपिक इफेक्ट प्रदर्शित करता है। और प्रोटॉन के सील्डेड होने के कारण इन प्रोटॉनों के सिग्नल हमें अप फील्ड में प्राप्त होते हैं, जिसके डेल्टा का मान कैसा होता है? कम होता है। उसी तरह नंबर 2 उदाहरण लेते हैं हम एक एल्कीन का। ये जो एल्कीन है, इस एल्कीन में कार्बन परमाणु sp संकृत होता है, और कार्बन परमाणु sp2 संकृत होता है। और sp2 संकृत होने के कारण इसकी ज्यामिति त्रिकोणीय समतलीय होती है। और ये जो डबल बॉन्ड है ये इसके तल में पाए जाते हैं,
और ये जो हाइड्रोजन या प्रोटॉन है ये तल के लंबवत उपस्थित होते हैं। जैसे ही हम इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, जिसको हम अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ये पाई इलेक्ट्रॉन चक्रण करते हैं और इनके चक्रण से इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, जिसे हम कहते हैं इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। अब ये जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है, ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है इस प्रकार से। ये क्या होगी इसकी डायरेक्शन। तो ये जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है कार्बन के सापेक्ष तो इसका अपोज करता है, कार्बन के सापेक्ष तो क्या करता है, इसका अपोज करता है। लेकिन ये इन प्रोटॉन के सापेक्ष इनको क्या करता है, रीइंफोर्स कर रहा है। जैसे यहाँ जहाँ प्रोटॉन है वहाँ पर इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड उसी डायरेक्शन में कार्य कर रहा है जिस डायरेक्शन में अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड कार्य कर रहा है। तो इसी डायरेक्शन में होने के कारण यहाँ पर ये पैरामैग्नेटिक एनिसोट्रोपिक इफेक्ट प्रदर्शित करता है। अतः ये जो प्रोटॉन है ये कैसे हो जाते हैं, डीशील्डेड। और डीशील्डेड होने के कारण इनके सिग्नल डाउन फील्ड में प्राप्त होते हैं और डेल्टा का मान ज़्यादा होता है। नंबर 3 उदाहरण लेते हैं हम एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में जो कार्बन परमाणु है ये sp2 संकृत होता है। sp2 संकृत होने के कारण इसकी ये त्रिकोणीय समतलीय संरचना होती है और इसमें उपस्थित जो हाइड्रोजन परमाणु ये इस पाई इलेक्ट्रॉन के तल के लंबवत होते हैं। तो जैसे ही हम इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन के चक्रण से उत्पन्न मैग्नेटिक फील्ड है, ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है। अब ये जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है, ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड कार्बन के सापेक्ष तो इस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करता है। ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड और ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, तो इस कार्बन के सापेक्ष तो इसका क्या कर रहा है, अपोज करता है। लेकिन हाइड्रोजन के सापेक्ष, हाइड्रोजन जहाँ पर इस दिशा में इसके सापेक्ष ये इसको क्या करता है, रीइंफोर्स करता है। इसको क्या करता है, रीइंफोर्स करता है, जिसके कारण यह प्रोटॉन डी शील्डेड हो जाता है और इसके सिग्नल हमें डाउन फील्ड में प्राप्त होते हैं। सिग्नल कहाँ प्राप्त होते हैं, डाउन फील्ड में। नंबर 4 उदाहरण ले हम बेंजीन का। बेंजीन का प्रत्येक कार्बन परमाणु sp2 संकृत है, तो इसकी जो संरचना है वो समतलीय होती है और समतलीय संरचना होने के कारण ये जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन संपूर्ण वलय में विस्थानीकृत होते हैं और इनके इस विस्थानीकरण से इस वलय में एक रिंग करंट उत्पन्न होता है। क्या होता है कि रिंग करंट उत्पन्न होता है और ये जो रिंग करंट है, इससे रिंग करंट के कारण या इस चक्रण के कारण इसमें मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, जिसे हम कहते हैं इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। इसकी डायरेक्शन इस प्रकार से इसकी डायरेक्शन होती है।
ये क्या हुई इसकी डायरेक्शन, और ये हो गए हमारे अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। अब ये जो रिंग करंट है, इस रिंग करंट के कारण एरोमेटिक वलय के केंद्र में, यहाँ इस सेंटर में, यहाँ और यहाँ, इस सेंटर में जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करता है। यहाँ तो क्या करता है, अपोज करता है। और अपोज करने के कारण हम ये कहें इसके सेंटर में डाई मैग्नेटिक एनिसोट्रोपिक इफेक्ट पाया जाता है। जबकि वलय के परिधि पर, ये जो वलय है इसकी परिधि पर ये इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड H0 को रीइंफोर्स करता है, अर्थात उसी डायरेक्शन में कार्य करता है जिस डायरेक्शन में हम मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं। अर्थात हम ये कहें यहाँ पर ये पैरामैग्नेटिक एनिसोट्रोपिक इफेक्ट प्रदर्शित करता है। और इस पैरामैग्नेटिक एनिसोट्रोपिक इफेक्ट के कारण ये प्रोटॉन डीशील्डेड हो जाता है। और इन प्रोटॉनों के सिग्नल हमें डाउन फील्ड में प्राप्त होते हैं, जबकि वलय के तल के ऊपर और तल के नीचे, अर्थात इस सेंटर के ऊपर, यहाँ पर जो कोई प्रोटॉन आता है वो कैसा हो जाता है, शील्डेड हो जाता है, और उसके सिग्नल हमें अप फील्ड में प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से ये मैग्नेटिक एनिसोट्रोपिक इफेक्ट केमिकल शिफ्ट को प्रभावित करता है।